सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में आगे एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है, उनके लिए तो ये एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर करिएगा अपने यार दोस्तों को। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र देव। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस शासक ने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। तो किस शासक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो किसने लागू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो ये दोस्तों कानूनी सलाहकार होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सॉलिसिटर होता है तो क्या होता है। तो ये दोस्तों एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो भैया ये मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, रानीखेत बीमारी। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक भी था। और 1320 में दोस्तों खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और ये दोस्तों किसकी पत्नी थी। तो ये शाहजहां की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी। शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनका असली नाम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शाहजहां है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो किस तो जिले में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। तो किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय पर। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन सी हैं। कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो कौन है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रोग कवक जनित है। तो कौन सा रोग है जो कि कवक जनित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गंजापन। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल देता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 में दे रखा है ये
कि कौन अनुसूचियां, ठीक है। अब सूची 2 में दे रखा है कि इन अनुसूचियों के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। अभी हमको कोडबद्ध करना है और इसका आंसर हम लोग में टिक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को कोड निकालना है पहले, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अब ये आपको क्वेश्चंस में देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चंस लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, सही से आप देखेंगे तो क्वेश्चंस वो इजी हो जाता है। अब जैसे 7वीं अनुसूची में क्या है बताइए आप लोग, तो जाहिर सी बात है, तो 7वीं अनुसूची में समवर्तियों का जिक्र किया गया है। तो जो हमारा ए का कोड हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, तो 8वीं अनुसूची में जाहिर सी बात है कि तो भाषाएं का जिक्र किया गया है। तो बी का कोड क्या हो गया हमारा, तो 1 हो गया, ठीक है। अब सी का क्या बचा, यानी कि 9वीं अनुसूची में, ठीक है। अब जैसे ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो 10वीं अनुसूची को मिला सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल का जिक्र किया गया है। तो यानी कि हमारा जो डी का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। अब सी का कोड अब बचा एक ही, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, तो ये तो सी का कोड हमारा हो जाएगा यानी कि 4। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 3142, ठीक है। अब इस ऑप्शंस में जहां 3142 होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में दिख रहा है 3142, तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस को ऐसे ही पकड़ा जाता है। अब जैसे ये नहीं आपको आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये अगर आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात, अब इसका कोड क्या हो सकता है, तो दल बदल, तो डी का कोड हमारा 2 हो जाएगा। अब ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं, तो इसमें तो डी का कोड यहाँ पे नहीं दे रखा है 2, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें दे रखा है डी का कोड 2, तो जाहिर सी बात है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर 1 2 ही अगर आपको याद आ रहा है या याद है तो वो क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भारतीय संविधान में अनुसूचियां वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में सबसे पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। अब वो 12 अनुसूचियां कौन कौन सी ये हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर पहली अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब दूसरी, तीसरी, चौथी याद करने की जो ट्रिक है वो वेसर है। क्या है, वेसर। अब वेसर से आप लोग याद कर सकते हैं कि वे से हो जाएगा हमारा वेतन, ठीक है, जो कि दूसरी अनुसूची में है। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, तो हमारा सांस से हो जाएगा शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद चौथी अनुसूची में आते हैं, तो चौथी अनुसूची में राज से हो जाएगा राज्यसभा सीटों का बंटवारा या आवंटन। तो हमारा जो राज्यसभा सीटों का बंटवारा या आवंटन वो चौथी अनुसूची में हो जाएगा। और 5वीं अनुसूची में SC ST का जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी कि SC ST पूरे भारत में जिक्र किया गया है, ठीक है। यही सेम तो 6वीं अनुसूची में भी जिक्र किया गया है, लेकिन 4 राज्यों में जिक्र किया गया है। अब ये राज्य कौन कौन से, ये ट्रिक है अमित्र में, कौन से ट्रिक है, अमित्र में। तो आ से हमारा हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, मे से हो जाएगा मेघालय। यानी कि 6वीं अनुसूची में SC ST का तो जिक्र किया गया है, लेकिन 4 राज्यों में जिक्र किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि 6वीं अनुसूची में SC ST का जिक्र किन राज्यों का नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन वहां पे दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद 7वीं अनुसूची में समवर्ती का जिक्र किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये टोटल हो गई 8, ठीक है। अब 4 जो ऐड की गई थी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, दल बदल जोड़ा गया था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के तहत। और 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत, जो कि 73वें संविधान संशोधन सन 1992 और 93
में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन सन 1993-94 के तहत। और इसका जिक्र किसका किया गया है इसमें जिक्र? तो इसमें जिक्र नगर पंचायत का किया गया है। तो ये टोटल हो गई वर्तमान में 12 अनुसूचियां। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो कि केरल है। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है अमित्र में। ठीक है, अगर ये आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अमित्र में तो यानी कि आ से हो जाएगा असम, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा। लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अगला बनेगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची का भी अभी हम लोगों ने तो जिक्र किया था कि 11वीं अनुसूची में क्या था? तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? ये कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषय है। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जब दोस्तों भारत में गंगा नदी आती है, जब ये बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, तो वहां पे गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। ठीक है, जब इसके बाद अब आती है जमुना नदी के बाद, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी बोला जाता है। लेकिन ये जब भारत से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको जमुना नदी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, शायद गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शंस में ना दे तो ऑप्शंस में पद्मा जमुना भी दे सकता है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सुंदरवन डेल्टा तो गंगा नदी यानी कि पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना नदी, और इसके बाद यहाँ से एक नदी और निकली है मेघना नदी। तो ये जब नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तब ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि ये रहा भारत और ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, जब भारत से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे आप तो देख पा रहे होंगे कि ये पानी भरा है। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो कौन सा है जो कि बर्ड फ्लू का कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा H5N1। ठीक है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इस वजह से उसको मैंने दोबारा ऐड कर रखा है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन बनेगा कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो किस राज्य में की जाती है भारत के? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में की जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। यानी कि यहाँ से अलकनंदा निकली, यहाँ से भागीरथी निकली। अब जब ये आपस में मिलेंगी तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो सभी लोगों को पता होगा, देवप्रयाग। ठीक है, जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदी निकलती हैं तो ये जब आपस में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि देवप्रयाग या तो किसी स्थान का तो रूप लेंगी। अब वहीं से गंगा नदी का निर्माण हुआ, यानी कि देवप्रयाग से। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये भागीरथी निकली है, यहाँ से ये अलकनंदा निकली है। जब ये आपस में मिली तो ये देवप्रयाग का निर्माण कर दिया। अब यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है, अब गंगा नदी आई, अब ये यहाँ से जाकर तो पद्मा नदी कहलाई। ये जब बांग्लादेश में आ जाएगी तब ये पद्मा नदी यहाँ पे बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है, अब इससे कई सवाल बनते हैं, जैसे कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये जितनी भी नदियां आपको दिख रही होंगी ये सभी इसकी सहायक नदियां, याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे कि जो गंगा नदी है, ठीक है, यहाँ से ये गंगा नदी निकली। अब गंगा नदी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाएं से उनकी सहायक नदियां बताओ। तो बाएं से अगर हम लोग देखें तो रामगंगा है, गोमती है, तो घाघरा है। ठीक है, ये सब तो बाएं से नदी है। ठीक है, अब पूछे कि दाएं से कौन नदी है, तो दाएं से इसकी सहायक नदी तो सोन नदी है, केन है, बेतवा है, चंबल है। ठीक है, यमुना नदी आ रही है। तो यानी कि ये सब तो दाएं से मिल रही है। ठीक है, अब तो बाएं से कौन मिल रही है, ये इधर से, तो यानी कि ये बाएं हो गया। ठीक है, और ये दायां हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी कि इमेज के द्वारा। ठीक है, अगर इमेज को जितने अच्छे तरीके से आप तो दिमाग में सेट करोगे उतने अच्छा आपको याद रहेगा काफी दिनों तक। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो बाएं से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दाएं से भी तो दाएं से हम लोगों ने डिस्कस किया था सोन नदी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दाएं से क्या हो जाएगी, ये सोन नदी हो जाएगी, और बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा ये सब हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनेगा कि किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो किसके शासन काल में डायमेकस जो कि भारत आया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार के शासन काल में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है अगला कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो क्यों अधिक आते हैं, अब ये ऑप्शंस हैं, आपको पढ़ के बताइए एक बार, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है, बताइए एक बार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण चक्रवात आते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो किन राज्यों में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, यानी कि किस आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, और इसी आंदोलन में यानी कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस में बदलाव है। अब इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। तो दोनों आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दलित वर्गों से। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच जो एक समझौता हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पूना समझौता। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ये हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्न, ये एक पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू किया गया था इसको। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पूछे तब लगा के आना है कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जाहिर सी बात है सी राजगोपालाचारी। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, क्या था? इल्तुतमिश, याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को कहा गया था। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बलबन ने। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन जो है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो जिल्ले लाही, क्या? जिल्ले लाही। ठीक है, तो बलबन ने ये भव्य उपाधि धारण करी थी, जिल्ले लाही। तो सी ऑप्शन है इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किया था? तो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने किया था। ठीक है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री कौन थे भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो
राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि JB कृपलानी। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि मुगल काल में जनपद जिला को सरकार के नाम से बोला जाता था। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि मीर बख्शी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो किस राज्य में कॉफी उत्पादन की जाती है सर्वाधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो किसकी किस्म है ग्रीन गोल्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा चाय की। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद पानी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ पिया जाता है तो सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। सबसे पहले पानी, फिर इसके बाद चाय पी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गन्ना। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, या बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि बौद्ध धर्म के बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया था? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म में समाधि स्थल को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो स्तूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्तूप। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किस आंदोलन से जुड़ा है ये कथन? तो भैया किस आंदोलन से जुड़ा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये कथन जुड़ा है। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ठीक है, ये कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा स्तूप यानी कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो पूजा स्थल को क्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मठ कहा जाता था। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो पाप पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बात पकड़ में आ जाती है, इसमें भी 1946 है, सब ऑप्शंस में है, लेकिन मंथ याद करना पड़ता है तो कि किस महीने में गठन किया गया था। ठीक है, ये आप लोग अपने नज़र में दिमाग में तो जरूर बसा लीजिए। क्वेश्चंस बनेगा अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय
भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवल। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अशोक। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो जाहिर सी बात है जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, प्रिंसिप ने। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसा कि वेविल योजना शिमला सम्मेलन 1945 में शुरू किया गया था और इसका नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ये क्वेश्चंस, ठीक है, लॉर्ड वेवल से संबंधित है ये। ठीक है, तो याद रखना है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे या किस भाषा में थे? तो दोस्तों प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्म लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि काफ़ी शासकों ने जजिया कर को समाप्त किया था, फिर उसको दोबारा से तो पुनः लगा दिया गया था। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि दोबारा से जजिया कर किसने लगाया था, तो औरंगजेब याद रखना। क्या याद रखना? औरंगजेब। ठीक है, ये ऑप्शंस में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो कि इसके बाद तो जजिया कर समाप्त किया था तो अकबर ने। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो बम्बई से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, तो जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत सामने दिख रही है कि हाँ मैं क्वेश्चंस को वही डिस्कस कराता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग क्लिक करके एक बार पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।